जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर की स्थापना, जो कि इतिहास का एक विषय है। वैसे तो ये 12th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक चैप्टर है विजयनगर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में बार बार इसी क्वेश्चन में 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर में से। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीए प्रोग्राम 3rd ईयर 5th सेमेस्टर के ग्रेजुएशन के बच्चों के कोर्स में भी ये वाला एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि विजयनगर क्या है, विजयनगर की स्थापना कैसे हुई। यहाँ पे हमें सभी को पता है कि विजयनगर की स्थापना 1336 में, हाँ जी, 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। पर ये अचानक से इतना सब कैसे हो गया, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात है विजयनगर की स्थापना। हमें पता है कि विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। पर उससे पहले मैं आपको कुछ समय पीछे लेके जाना चाहता हूँ। हम यहाँ बात करते हैं सन 1325 में। हाँ जी, सन 1325 में भारत पे केंद्रीय की जो शक्ति थी, जो शासन था, वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। जी हाँ, भारत पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उसके चचेरे भाई, जिसका नाम था बहाउद्दीन, ने कर्नाटक में विद्रोह कर दिया था। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन ने कर्नाटक में विद्रोह कर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जब ये बात पता चली कि भाई उसके भाई ने संपत्ति या फिर राज्य हड़पने के लिए कर्नाटक के क्षेत्र में विद्रोह कर दिया, तो फिर क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं उस विद्रोह को दबाने के लिए कर्नाटक में पहुंचता है। जब उसके भाई को यानी कि बहाउद्दीन को पता चलता है कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक उससे फाइट करने आ रहा है, तो वो कर्नाटक के एक राज्य में, मतलब कर्नाटक के एक राजा के पास शरण ले लेता है, जिसका जो कि राजा होता है काम्पिल्य का। वहाँ पे शरण ले लेता है। जैसे ये बात मोहम्मद बिन तुगलक को पता चलती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक काम्पिल्य राज्य पर अटैक कर देता है, उनके साथ युद्ध कर लेता है और उन काम्पिल्य राजा को हरा देता है। हराने के बाद जो उसका चचेरा भाई था बहाउद्दीन, उसको पकड़ के मार देता है। साथ ही साथ काम्पिल्य का जो राजा था, उस राजा के और भी अधिकारियों को वो बंदी बना लेता है। उन्हीं अधिकारियों में 2 व्यक्ति थे, हरिहर और बुक्का। इन दोनों अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को वो दिल्ली लेके आ जाता है। दिल्ली में इन दोनों अधिकारियों को वो इस्लाम धर्म स्वीकार करने को बोलता है और हरिहर और बुक्का दोनों ही इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ये बात हो रही है 1325 से 26-27 के आसपास की। ठीक है भाई। अब हरिहर और जो बुक्का है, ये इस्लाम धर्म स्वीकार करके दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के पास ही वहाँ पे रहते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। इसी के बीच में 1333 में फिर से मदुरै के एक क्षेत्र जो कि साउथ इंडिया में है, वहाँ पे कुछ और अन्य विद्रोह हो जाता है। उसको दबाने के लिए, उस मदुरै को विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि उन्हीं 2 व्यक्तियों को भेजता है जिसको साउथ इंडिया की ज़्यादा जानकारी थी। अर्थात अभी ये इन्हें पकड़ के लेके आया था और इनको हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा दिया था। तो अब भाई मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा हुआ, चल अब ये मुस्लिम तो हो गए हैं और ये अब मेरे अधीन भी है, क्यों ना मैं हरिहर और बुक्का को ही 1333 में मदुरै के पास भेजता हूँ। ये विद्रोह भी समाप्त कर देंगे और वहाँ पे मेरे आशीर्वाद से वहाँ पे रहने भी लग जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है भाई। तो हरिहर और बुक्का वापस जाते हैं, साउथ इंडिया पे आते हैं और 1333 के उन विद्रोह को ये दोनों दबा देते हैं। विद्रोह को दबाने के बाद क्या होता है भाई, विद्रोह दबाने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक इनसे खुश होता है और उनको ये बोलता है, आज से साउथ इंडिया के क्षेत्र का शासन तुम मेरे नाम पे ही चलाओगे। ठीक है जी। इतने समय के बाद अचानक से इनकी एक मुलाकात एक विद्यारण्य संत से होती है। जब उन्हें पता चलता है कि हरिहर और बुक्का ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, तो विद्यारण्य उनको ये बोलता है, भाई आप तो हिंदू धर्म हो, आप तो क्षत्रिय हो और आपने कैसे इस्लाम को स्वीकार कर लिया, और बल्कि क्षत्रिय तो युद्ध में मरना पसंद करते हैं और आपने तो अपने धर्म के साथ ही
धोखा कराया। इसीलिए अब उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने अपने गुरु को ये बोलते हैं कि सर अब हम क्या कर सकते हैं। तो उनका गुरु मतलब विद्यारण ही उनको ये बताता है कि भाई चलो ठीक है, तुमने जैसे इस्लाम स्वीकार करा था उसी प्रकार से अब तुम हिंदू धर्म भी स्वीकार कर लो। अब हरिहर और बुक्का जिन्होंने पहले इस्लाम स्वीकार कर लिया था, अब वो हिंदू धर्म स्वीकार कर लेते हैं। इसमें उनकी मदद उनका ये जो गुरु है विद्यारण्य ये करता है। ठीक है, अब इन्होंने हिंदू धर्म में ये वापस आ जाते हैं और सन 1336 में, जी हाँ, सन 1336 में विद्यारण्य के आशीर्वाद से ही हम्पी एक जगह है, हम्पी जिसको हस्तिनावती के नाम से जाना जाता है। हस्तिनावती, हम्पी के हस्तिनावती राज्य की नींव डालते हैं कौन? हरिहर, जी हाँ। उसी के कुछ समय बाद ये हस्तिनावती थोड़ा थोड़ा और बड़ा बड़ा क्षेत्र होते होते तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी क्षेत्र तक पहुंच जाता है। बाद में यही हस्तिनावती विजयनगर शहर कहलाता है और इसीलिए कहा जाता है कि विजयनगर का जो पुराना नाम था वो विद्यानगर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो विद्यानगर है ये इन्होंने अपने जो कि इनके गुरु थे विद्यारण उनके नाम पे रखा था। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सन 1336 में विजयनगर की स्थापना कैसे हुई और इसको विद्यारण या फिर विद्यानगर क्यों कहा जाता है। साथ ही साथ इसी को ही विजयनगर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये विजय का शहर है, इसने अपने आसपास के सारे क्षेत्रों को विजय कर लिया था, जीत लिया था। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं 1336 की। तो विजयनगर में टोटल 4 राजवंश हुए हैं। कितने हुए हैं? टोटल 4 राजवंश। अब आप ये बोलोगे सर ये राजवंश क्या होता है? जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि भाई आज से 20-25 साल पहले दिल्ली में जो सीएम था वो जो थी वो कांग्रेस की थी, अब आम आदमी पार्टी की है, कल को हो सकता है किसी और पार्टी से आ जाए। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है इसी प्रकार से विजयनगर में अलग अलग वंशों ने इस शासन करा। सबसे पहला वंश था संगम वंश, उसके बाद था सुलुज वंश, उसके बाद था तुलु वंश, उसके बाद था अरविडु वंश। अगर हम इनके समय की बात करते हैं तो संगम वंश का शासन सन 1336 से लेके 1485 के आसपास था और उसके बाद सुलु वंश का शासन 1485 से लेके 505 तक था। उसके बाद जो तुलु वंश है उनका शासन 505 से लेके 1565 तक था। उसके बाद अरविडु वंश, अरविडु का जो वंश का शासन आया है ये तालीकोटा अर्थात राक्षसी तांगड़ी का एक युद्ध हुआ था 1565 में। इस युद्ध के बाद राक्षसी तांगड़ी इस युद्ध को के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बाद 4th वंश की स्थापना हुई जिसका नाम है अरविडु। ठीक है जी, पर इन सब में वैसे कहा जाता है कि भाई विजयनगर की जो राजधानी हम्पी है, परंतु ये इन्होंने क्या करा है, इन सभी राजवंशों ने अपनी अपनी राजधानियों को बनाया है। अगर हम संगम वंश की बात करें तो संगम वंश की राजधानी है एनीगोंडी। अगर हम सुलु वंश की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी है विजयनगर। अगर हम तुलु वंश की राजधानी है तो उस तुलु वंश की राजधानी को हम जानते हैं पेनिकोंडा। और अगर हम अरविडु वंश की राजधानी के बारे में बात करें तो उसका नाम है चंद्रगिरी। ये सभी की सभी राजधानियाँ विजयनगर के अंदर ही थी, इसीलिए इसे हम्पी आज के टाइम पे कहा जा सकता है कि भाई विजयनगर की राजधानी हम्पी है। परंतु हम्पी एक प्रकार का क्षेत्र है, इन वंशों की राजधानियाँ अलग अलग है। ज़्यादातर विजयनगर के जो राजवंश हैं वो शैव धर्म के अनुयायी थे, अर्थात ये ज़्यादातर जो राजवंश के लोग थे ये शिव के धर्म को या फिर शिव की को मानने वाले थे। परंतु तुलु वंश के एक शासक हैं जिनका नाम है कृष्णदेव राय, वो वैष्णव धर्म के ज़्यादा मानने वाले थे, अर्थात वो विष्णु के उपासक थे। वैसे विजयनगर के ज़्यादातर जो राजवंश हैं वो शिव धर्म को ज़्यादा मानते थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं इन्हीं वंशों की। सबसे पहले आता है संगम वंश। संगम वंश की स्थापना जैसे मैंने कहा था हरिहर और बुक्का के द्वारा सन 1336 में की गई थी। जो इसका कार्य होगा, जो इसका समय होगा वो 1336 से लेके 1485 के बीच में होगा। ठीक है भाई।
संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, ये आप सभी लोग जानते हैं। इन्होंने अपने पिता के नाम पे ही, इनके पिता का नाम था संगम, अपने पिता के नाम पे ही इन्होंने इस वंश की स्थापना करी, अर्थात इस वंश का नाम रखा संगम। हम कह सकते हैं कि हरिहर और बुक्का के जो पिता थे उनका नाम था संगम, इसीलिए हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पे ही संगम वंश की स्थापना करी। संगम वंश में कुल 7 शासक हमें देखने को मिलते हैं। भाई हरिहर आया, फिर उसके बाद बुक्का आया, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, ऐसे ही टोटल 7 शासक हुए। सबसे पहला शासक था हरिहर फर्स्ट, और सबसे अंतिम शासक था विरूपाक्ष सेकंड, लास्ट वाला। ठीक है, तो इस वंश के बारे में जानकारी सिर्फ इतनी सी। इसके बाद है सुलूभ वंश। ये मैं इतना इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही काफ़ी बहुत मतलब सफिशिएंट होएगा। फिर बात करते हैं जो सेकंड वंश आया, उसका नाम था सालूब वंश। इसकी स्थापना 1485 से 1505 के बीच में हुई है। ठीक है, मतलब 1485 में इसको स्थापित किया गया था। इनके संस्थापक की अगर हम बात करें तो इनके संस्थापक का नाम था सालूब नरसिंह। जी हाँ, तो इसीलिए इसको सुलूभ वंश या फिर सालूब वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो थर्ड वंश है वो है तुलुव वंश। इनके संस्थापक, आपकी एनसीईआरटी में तुलुव वंश से संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि तुलुव वंश में एक ऐसा राजा हुआ है जो पूरे विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा महान और शक्तिशाली था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्णदेव राय की। तो तुलुव वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था वीर नरसिंह। जी हाँ, उनका नाम था वीर नरसिंह। इसी प्रकार से तुलुव वंश में हम कुल 6 शासकों के बारे में पढ़ते हैं। इन 6 शासकों ने 60 वर्षों तक तुलुव वंश पे राज करा, अर्थात विजयनगर पे राज करा। इसी तुलुव वंश के एक शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। जी हाँ, कृष्णदेव राय। ये तुलुव वंश के ही नहीं बल्कि पूरे विजयनगर के सबसे महानतम शासकों में सबसे ऊपर थे। इनको ही विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विजयनगर में कृष्णदेव राय के बारे में। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की कुछ उपाधियां थीं। कृष्णदेव राय का समय पीरियड आपसे पूछता है कि भाई कृष्णदेव राय का समय क्या था। कृष्णदेव राय जब सिंहासन पर बैठे तो वो सन 1509 से लेके 1529 के बीच में उनका शासन रहा है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब आप ये बोलोगे कि सर 1509 से 1529 का जो बीच का काल था ना, इसी बीच ही पानीपत की प्रथम फाइट हुई थी। हाँ जी, 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। जब भाई 1509 से 1529 का जो समय पीरियड था वो कृष्णदेव राय का था। इन्होंने कुछ अपनी उपाधियों को धारण किया गया था, जैसे यवन राज्य, आंध्र पितामह, आंध्र भोज। ठीक है, इनकी कुछ उपाधियां थी, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो उस टाइम पे कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। ये कृष्णदेव राय की उपाधियां थीं। कृष्णदेव राय के समय में 2 पुर्तगाली जो यात्री थे वो भी भारत पे घूमने आए थे, भ्रमण करने आए थे। ठीक है जी, और अब हम बात करते हैं 1509 से 1529 का जो समय था। हमें पता है 1498 में सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली भारत में आ गए थे। 1498 में वास्को डी गामा भारत आ चुका था। उसके बाद पुर्तगालियों की भारत में आने की जो रेस थी वो थोड़ी शुरू हो गई थी। तो 2 पुर्तगाली यात्री भारत में आए, एक का नाम था बारबोसा, एक का नाम था डोमिंगो पायस। बारबोसा ने कृष्णदेव राय के बारे में कुछ लिखा है। उन्होंने ये बोला है कि कृष्णदेव राय राजनीतिक रूप से काफ़ी महान और प्रतापी और प्रशासनिक रूप से काफ़ी अच्छे शासक थे। वहीं डोमिंगो पेस ने भी कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कृष्णदेव राय विद्वानों के विद्वान थे, सार्वगुण संपन्न थे। और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, मतलब किसने, डोमिंगो पेस, जो कि पुर्तगाली एक यात्री था, उसने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि
कि विजयनगर के बाजार विश्व के सबसे सुंदर बाजारों में से एक थे और विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उस बाजार में ना मिलती हो। उसका कहने का अर्थ था कि विजयनगर के बाजारों में विश्व के सभी अच्छी चीज़ें, महंगी चीज़ें मिलती हैं और सभी चीज़ें मिलती हैं। साथ ही साथ विजयनगर का आकार रोम के समान है, अर्थात रोम देश है, एक एम्पायर है, उसके आकार के समान विजयनगर का आकार है या उससे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि कृष्णदेव राय इतना महान क्यों था। क्योंकि बाबर ने जब भारत में 1526 में आक्रमण करा पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो बाबर ने अपनी एक किताब को लिखा जिसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा में उसने यह लिखा कि भाई भारत में उस टाइम 7 राजा होते थे, जो कि 5 राजा मुस्लिम थे और 2 जो राजा थे वो हिंदू थे। उन सभी राजाओं में जो कृष्णदेव राय था वो सबसे महान और सबसे शक्तिशाली था। यहाँ तक कि बाबर ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि अगर बाबर साउथ की साइड पे आक्रमण करने की उस टाइम सोचता तो बाबर को 100% हार का सामना करना पड़ता। अब आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाबर जैसा व्यक्ति भी कृष्णदेव राय की तारीफ़ें कर रहा है। उसका मानना है कि उस टाइम कृष्णदेव राय जितना शक्तिशाली पूरे इंडिया में कोई व्यक्ति नहीं था। अब हम कृष्णदेव राय के बारे में कुछ बात करते हैं कि और कृष्णदेव राय इतने महान क्यों थे। अब जो कृष्णदेव राय है ना, उनके एक अभी मैं आपको यहाँ पे एक मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे चलो, ये अभी आगे आता है, अभी समझाता हूँ। ठीक है। अब हम बात करते हैं, पुर्तगालियों ने विजयनगर के साथ एक संधि की हुई थी। मतलब कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ एक संधि की हुई थी। उस संधि में ये बोला था कि पुर्तगाली विजयनगर को कुछ घोड़े आयात करेंगे, परंतु वो घोड़े सिर्फ विजयनगर के शासकों के पास ही होने चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जैसे भारत में अगर कोई भी सबसे अच्छी चीज़ आती है तो वो सिर्फ एक ही परिवार के लोगों के पास ही होएगा, तो इससे होएगा क्या, उन्हीं परिवार के लोगों को उसका बेनिफिट होएगा। इसीलिए कृष्णदेव राय अपने लिए, अपने साम्राज्य के लिए घोड़ों का जो आयात करवाते थे वो अरब से तथा पुर्तगालियों से कराते थे। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो विजयनगर की जो स्थापना हुई है वो कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के जो भी द्वाब होता है उसके ऊपर हुई है। विजयनगर जो है ना, उसमें जो कृष्णदेव राय हैं, कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के जो गजपति जो नरेश हैं उनको 4 बार युद्ध में पराजित करा। अब यहाँ पे क्या है, जो विजयनगर की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार है कि उनकी फाइट अक्सर उड़ीसा के गजपतियों से तथा दक्कन के जो सुल्तान हैं, जो उस टाइम शासक है, उनसे होती थी। क्यों? क्योंकि जो विजयनगर की जो उस टाइम भौगोलिक स्थिति थी वो ऐसी थी क्योंकि उस क्षेत्र पे वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ था। इसीलिए दोनों साइड के जो राजा थे वो उस क्षेत्र को पाना चाहते थे। अभी मैं आपको मैप के थ्रू बताना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तालीकोटा को। ये है अहमदनगर, ये है बीदर, ये है गोलकुंडा, ये है बीजापुर, ये है विजयनगर। तो उड़ीसा यहाँ है, उड़ीसा, और ये इस क्षेत्र के राजाओं के साथ विजयनगर की फाइट होती थी। बस ज़्यादा नहीं, अब ख़त्म होने वाला है। इसी के साथ साथ कृष्णदेव राय को इतना महान क्यों कहा जाता था? क्योंकि कृष्णदेव राय ने राजनीति के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी थी जो कि तेलुगु भाषा में थी। हाँ जी, कृष्णदेव राय की एक पुस्तक का नाम है अमुक्त मलयद। ठीक है, ये पुस्तक है। ये जो पुस्तक है तेलुगु भाषा में लिखी गई है जो कि राजनीतिक के ऊपर है। इस पुस्तक में कृष्णदेव राय ने तालाबों के बारे में, सिंचाई के बारे में, जन कल्याण के बारे में और एक राजा का क्या कर्तव्य होता है या क्या होना चाहिए उसके बारे में लिखा है। कृष्णदेव राय को इसलिए भी महान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा ली हुई थी और जो शिक्षा ली थी वो उसका पालन काफ़ी अच्छी तरह किया था। उनके गुरु का नाम है व्यासराज राजगुरु। जी हाँ, ये कृष्णदेव राय जी के राजगुरु थे। इनके ही कहने पर कृष्णदेव राय कार्य करते थे। ये इतिहासकारों का मानना है कि कृष्णदेव राय हर साल
प्रतिवर्ष 13,000 घोड़े अरबों से या फिर पुर्तगालियों से आयात करवाते थे। जी हाँ। इसके बाद हम बात करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियां की। जो सांस्कृतिक उपलब्धि है इसमें ये बताया गया है कि तेलुगु साहित्य का जो क्लासिकल युग है वो कृष्णदेव राय के समय को ही कहा जाता है, क्योंकि कृष्णदेव राय के समय में दरबार में तेलुगु के 8 महान दिग्गज या विद्वान थे जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा 9 रतन, है ना, अकबर के समय में 9 रतन थे। उसी प्रकार से जो चंद्रगुप्त हैं, गुप्त के समय में भी 9 रतन थे। इसी प्रकार से कहा जाता है कि विजयनगर में जो कृष्णदेव राय हैं उनके दरबार में तेलुगु भाषा के जानकार वाले 8 महान विद्वान थे जिन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों को लिखा है, इसीलिए इनको अष्ट दिग्गज के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपने जीवन में 2 पुस्तकों को लिखा है। उनकी 2 बुक्स हैं। पहली बुक है अमुक्त मर्यादा जो कि तेलुगु भाषा में है, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। उनकी दूसरी बुक है जाम्बवती कल्याणम जो कि संस्कृत भाषा में है। इसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो शायद अब पता आपको चल गया है। इसी के साथ साथ विजयनगर ने एक नगर की स्थापना भी कराई है। नागपालूर नगर की स्थापना विजयनगर में जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने ही कराई है। साथ ही साथ कृष्णदेव राय जी ने पत्नी की याद में एक हस्पेट नगर की स्थापना भी करवाई है। इसी के साथ साथ हजारा राम मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय जी के द्वारा हुआ है। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय जी के द्वारा हुआ है। चिदम्बर मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेव राय जी के द्वारा हो रहा है। और ये वैष्णो धर्म या वैष्णो धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। इसी के साथ साथ भाई जब कृष्णदेव राय थे तो उस समय कहा जाता है, जो ये भी कहा जाता है कि विजयनगर के राजा अपने आप को राय कहलाना पसंद करते थे और अक्सर देखा जाता है कि इनकी फाइट उड़ीसा तथा दक्कन के सुल्तानों से होती है। अब बात करते हैं भाई कृष्णदेव राय का समय 1509 से लेकर 1529 था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तालीकोटा का युद्ध होता है जिसको राक्षसी तांगड़ी के नाम से जाना जाता है। 1565 में ये जब ये युद्ध हुआ, कब? 23 जनवरी 1565 23 ऑफ जनवरी को जब यह युद्ध हुआ तो इस युद्ध में क्या हुआ भाई, 4 जनों ने मिलकर विजयनगर पे अटैक कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा ये है विजयनगर। तो इधर से अहमदनगर ने, बीजापुर ने, गोलकुंडा ने और बीदर ने, मतलब बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा, इन सभी ने मिलकर विजयनगर पे अटैक कर दिया। उस टाइम पे विजयनगर का शासक एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि 70 वर्ष का था। उनका नाम था राम राय, उनका नाम था सदाशिव राय थे। और उनका जो मंत्री था वो था राम राय जो कि 70 वर्ष की उम्र का था। युद्ध के बाद जब यह तालीकोटा का युद्ध होता है तो सदाशिव राय जो कि उस टाइम विजयनगर का शासक था वो हार जाता है और उनका जो मंत्री था राम राय वो भी हार जाता है। जब ये युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद विजयनगर में एक और यात्री आया जिसका नाम था सीजर फेडरिक। ये विजयनगर की यात्रा पे आया। इससे पहले विजयनगर की यात्रा पे अभी हमने बात करी 2 व्यक्ति और आ चुके थे। इसी के साथ साथ अन्य व्यक्ति भी विजयनगर के शासन पे आए थे, मतलब विजयनगर की यात्रा पे आए थे। इसके साथ अगर हम बात करते हैं विजयनगर के प्रांतीय प्रशासन की तो सबसे ऊपर होता है राजा, उसके बाद आता है कोट्टम, उसके बाद आता है नाडु, उसके बाद आता है मेलग्राम, उसके बाद आता है उर या फिर ग्राम। हम कह सकते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर तथा ग्राम थी। जैसे आपके स्कूल होते हैं, स्कूल में सबसे छोटी क्लास कौन सी होती है? LKG या फिर नर्सरी। उसके बाद 1st to 5th मान लो ये, और फिर 6 से 8, फिर 8 से 10th और फिर 11th 12th। तो हम कह सकते हैं कि सबसे जो छोटा प्रशासन था वो ये था। और ऐसे ही 50 गांव और मिलके
एक बड़ा मेलाग्राम होता था। ऐसे बहुत सारे मेलाग्राम मिलके एक नाडु बनता था, बहुत सारे नाडु मिलके एक कोटम बनता था, बहुत सारे कोटम मिलके एक राज्य बनता था। उसी के साथ साथ विजयनगर में जो एक यात्री आया था डोमिंगो पेस, उसके अनुसार विजयनगर 200 प्रांतों में विभक्त था। जी हाँ, इसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि विजयनगर में एक प्रकार का सेना नायक होता था। सेना नायक अब होता क्या है? सेना नायक को बोला जाता है नायक। एक होता था सेना नायक। नायक एक शब्द है, एक है आमरम। आमरम क्या होता है? भूमि होता है। तो विजयनगर के शासकों ने एक अलग से प्रणाली को शुरू किया जो एक प्रकार से एकता प्रणाली से मिलती जुलती है। आपको यहाँ पता है सेना नायक को नायक बोलते हैं और आमरम होती है भूमि। भूमि का वो हिस्सा जो कि जिसका वो स्वामी उसे आमरण बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि भूमि के हिस्से को आमरण बोलते हैं। तो इन दोनों से मिलके एक शब्द बनता है अमरनायक। विजयनगर के शासकों ने एक प्रणाली शुरू करी जो कि नायर और भूमि इन दोनों से मिलके बनी, जिसका नाम है अमरनायक। अमरनायक का अर्थ क्या है? अमरनायक उस टाइम पे क्या होता था भाई, विजयनगर के जो भी राजा होते थे वो अपने मंत्री परिषद को या अपने मंत्रियों को सैलरी नहीं देते थे, बल्कि वो ये कह देते थे भाई ये वाला क्षेत्र आपका हो गया, इस क्षेत्र से जो भी राजस्व आएगा वो आपका होएगा, आपको हर साल मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देना होगा, और इस क्षेत्र से जो भी राजस्व आ रहा है उस राजस्व से आप अपने सैनिकों को, अपने घोड़ों को, अपना खर्चा आप अपने आप निकालोगे। इसी को ही अमरनायक प्रणाली कहा जाता है। अमरनायक क्या होता है? आय का एक अंश अमरनायक को राजा को देना पड़ता था। क्या वो गिफ्ट के रूप में दे या फिर किसी भी रूप में। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपको एक क्षेत्र दे दिया जाए, मान लो एक भारत में की जो राजधानी दिल्ली है, अगर उसमें चांदनी चौक का आपको क्षेत्र दे दिया जाए और ये बोला जाए कि भाई चांदनी चौक से जितना भी जो इनकम आएगी वो सारी आपकी, या जो भी वहाँ से राजस्व आता है वो सारा आपका, आप उसमें से कुछ हिस्सा राजा को प्रदान ही करोगे। तो अब चांदनी चौक ऐसा एरिया है जहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट होएगी। तो राजा क्या करता था कि भाई के जो उनके मंत्री परिषद होते थे उनको भूमि दे देता था। उस भूमि से जो भी आय होती थी उस भूमि का जो नायक होता था, इसीलिए इसे अमर नायक के नाम से जाना जाता है। उस भूमि का जो नायक होता था वही उस भूमि के राजस्व से अपनी सेना तैयार करता था, सारे खर्चे निकालता था, अपनी सैलरी भी उसी भूमि से प्राप्त करता था। साथ ही साथ अमर नायक का ये भी काम था कि उसी भूमि के अंदर जो भी मंदिर होते हैं उन मंदिरों की देख रेख भी अमर नायक ही करता था। ठीक है, और साथ ही साथ उस भूमि से जो इनकम आई है उसमें से कुछ प्रतिशत वो राजा को देता था। तो भूमि से जो आय आती थी वो राजा की सेना के लिए होती थी। भूमि से कर प्राप्त करना होता था अमर नायक का काम। ठीक है भाई। अब राजस्व प्रशासन। भूमि कर को विष्टि के नाम से जाना जाता था। जो लगान वसूली का विभाग देखता था उसे आठवन के नाम से जाना जाता था। जैसे आज आप जानते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग से एक विभाग है, उसी प्रकार से जो टैक्स वसूलते थे उसको आठवन विभाग के नाम से जाना जाता था। उस टाइम पे जो टैक्स वसूला जाता था वो भूमि कर से लिया जाता था। साथ ही साथ विवाह के ऊपर भी कर लगा दिए गए थे। जी हाँ, कृष्णदेव राय ने जो विवाह कर था वो समाप्त कर दिया था। इसी के साथ साथ जो समाज में विधवा होती थी उनसे अगर वो फिर से विवाह करती थी तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। जो भी पुरुष और स्त्री विवाह करती थी उनसे विवाह कर टैक्स लिया जाता था। कृष्णदेव मतलब यहाँ पे बोला हुआ है विजयनगर के बाज़ारों में विश्व की सबसे अच्छी और सभी चीज़ें उपलब्ध थी। वहाँ के जो बाज़ार थे मसालों से भरे हुए होते थे, वस्त्रों से भरे हुए होते थे, रत्नों से भरे होते थे। अदरक और काली मिर्च भी वहाँ के बाज़ारों की काफ़ी फेमस थी। इसी के साथ साथ उस टाइम पे एक व्यक्ति एक और मतलब
यात्री आता है जिसका नाम है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक भी विजयनगर में आया। उसने विजयनगर का वर्णन करते हुए लिखा कि विजयनगर 7 दीवारों से घिरा हुआ है। उन 7, जैसे भाई 1 ये दीवार, 2 ये दीवार, 3 इसके बाहर, 4 इसके बाहर, 5, ऐसे 7 दीवारों से। इन्हीं दीवारों को फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दीवारों के बीच में शहर भी है, कृषि क्षेत्र भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, इत्यादि हैं। उसने यहाँ पे आके देखा कि विजयनगर में जो पानी की व्यवस्था की हुई है वो कुओं के माध्यम से किया गया है, बरसात के जो जलाशय हैं उनके माध्यम से किया गया है, मंदिर के जलाशय के माध्यम से, और एक कमलपुरम जलाशय है उनके माध्यम से पानी की व्यवस्था को पूरा किया जाता है। विजयनगर में क्या होता है, अभी आपको बताया था कि विजयनगर है वो कृष्णा तुंगभद्रा द्वीप पे बना हुआ है। तो विजयनगर के पानी की जितनी भी जो भी पानी से कार्य होते थे, जैसे सिंचाई होती थी और लोग अपनी आवश्यकता के लिए जो भी पानी का इस्तेमाल करते थे वो तुंगभद्रा रिवर के थ्रू ही पूरी हो जाती थी। साथ ही साथ उन्होंने कुएं बनाए हुए थे, जलाशय बनाए हुए थे, यहाँ तक कि वो बरसात के पानी को स्टोरेज करने के लिए उन्होंने अलग से बरसात जलाशय बनाया हुआ था। इसके साथ साथ कुछ उन्होंने होदियाँ बनाई हुई थी। इसी के साथ साथ कुछ जलाशय थे, उनमें सबसे फेमस जलाशय है कमलपुरम जलाशय। इसी जलाशयों में इन्होंने छोटे छोटे बांध बना के या फिर छोटी छोटी झीलें सी बना के खेतों तक ये पानी को पहुंचाते थे। इसके बाद बस ये लास्ट पेज है, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद है भाई लास्ट, महानदी डिब्बा। विजयनगर में एक मंच है जिसका नाम है महानदी डिब्बा। महानदी डिब्बा एक विशालकाय मंच है। ये 11,000 स्क्वायर फीट तक ये फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 40 फीट के आसपास तक है, जो कि 10 दिन ये, अब मैं आपको ये बताता हूँ ये होता क्या है। जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, एक स्टेज होता होगा जहाँ पे कि जब सुबह असेंबली होती है तो वहाँ पे प्रेयर होती है, तो वो एक स्टेज पे खड़े होके होती है। अर्थात यहाँ पे जब भी आपके स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो उस स्टेज पे जो फेमस इंसान है या फिर जो आपके स्कूल के HOD है, प्रिंसिपल हैं, वो स्टेज पे खड़े होते हैं और स्टेज से ही बच्चों के जो शो होते हैं उनको देखते हैं और ऑर्गेनाइज भी किया जाता है। तो महानदी डिब्बा भी एक प्रकार से एक स्टेज था जो कि 11,000 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ था और 40 फीट ऊंचा था। यहाँ पे कुछ विशेष ओकेजन पे कार्य होते थे, क्योंकि इसी स्टेज के ऊपर, इसी महानदी डिब्बा के ऊपर 10 दिन तक के जो हिंदू के त्यौहार होते हैं वो मनाए जाते थे। इसके साथ साथ भारत में कहीं कहीं पे तो नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं और कहीं कहीं पे दुर्गा पूजा, तो कहीं कहीं पे राम नवमी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें उस टाइम पे वहाँ पे सेलिब्रेट होती थी। इसी के साथ साथ वहाँ पे नृत्य होता था, वहाँ पर कुश्ती भी देखने को मिलती थी, शोभा यात्रा होती थी और जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। यहाँ तक कि राजकीय केंद्र में एक महल था जिसको लोटस महल के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर में एक देवी है जिसको पंपा देवी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये पार्वती माँ, हाँ जी, शिव की पत्नी, शिवजी जी की पत्नी का भी एक मंदिर है जिनको पंपा देवी के नाम से जाना जाता है। विजयनगर के शासक क्या करते, जब उनमें कोई भी राजा या कोई भी रानी एक्सपायर हो जाती तो वो उन एक्सपायर हुए लोगों के भी मूर्तियां बना के मंदिरों में रख देते थे, अर्थात उनकी भी पूजा करते थे। इसीलिए विजयनगर के मंदिर काफ़ी फेमस हैं। विजयनगर के मंदिरों की कुछ विशेषताएं, अभी हमने बात करी भाई विजयनगर के जो मंदिर है, जैसे हम्पी में है, जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर है, हजारा राम मंदिर है, इन मंदिरों की ये विशेषता है कि यहाँ के जो स्तंभ है ना, यहाँ के स्तंभ गलियारे में हैं और इनके गलियारों के पास में ही देव स्थलों के चारों ओर है। जैसे भाई यहाँ पे स्तंभ खड़े कर दिए और इस साइड पे जो गलियारा आ गया, ये आने जाने का रास्ता, और यहाँ से स्तंभ है। तो कहा जाता है कि विजयनगर के जो मंदिर है ना, उनमें स्तंभ पे इतनी ज़्यादा नक्काशियाँ की हुई है ना कि वो आज देखने को ही बनती है कि भाई हाँ, यहाँ मतलब कुछ अच्छा ही हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने स्तंभ पे काफ़ी अच्छी नक्काशियाँ की हुई है। और
इसी प्रकार से वहाँ के जो स्तंभ थे वो एक एक चट्टानों को काट के एक एक स्तंभ बनाया जाता था। आज की तरह नहीं होता कि एक ईंट के ऊपर एक ईंट करके स्तंभ का निर्माण कर दो, नहीं। वहाँ पे जो भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी या जो भी स्तंभ बनाया जाता था वो एक एक चट्टान एक एक पत्थर को काट के एक एक स्तंभ बनाया जाता था और उन पे भिन्न भिन्न प्रकार की नक्काशियाँ की जाती थी। इसी प्रकार से जो वहाँ के मंदिर होते थे उसमें स्तंभ युक्त होते थे और उन मंदिरों में मंडप होता था। इसके साथ साथ वहाँ के जो स्तंभ होते थे वो काफ़ी लंबे स्तंभ होते थे। एक एंट्री गेट भी होता था। उस एंट्रेंस गेट को तोरण द्वार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप जब स्कूल में एंटर करते हो तो जो सबसे पहले एंटर का जो गेट होता है वो सबसे बड़ा ही गेट होता है ना, उसी को ही तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। बस होने वाला है ख़त्म। इसके बाद बात करते हैं कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी कौन था भाई? हमें पता कैसे चला कि भाई भारत में विजयनगर भी कोई है? एक्चुअली क्या है, 1754 में भाई कॉलिन मैकेंजी का जन्म हुआ और 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। ये भारत में एक अभियंता था। अभियंता होता है एक इंजीनियर, और भारत में एक सर्वेक्षण था, मतलब ये यहाँ पे कोई किसी चीज़ की खोज करने आया था। जब ये साउथ इंडिया की साइड पे जब ये जाता है तो ये देखता है कि वहाँ पे एक जंगल है। उस जंगल में भाई कुछ इंसान रोज़ वहाँ पे जाते हैं और पूजा सी करके आते हैं। तो जब इसने उस जंगल को खोजने की कोशिश करी, उसको मतलब साफ़ करवाने की कोशिश करी, तो साफ़ करवाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे तो पुराना एक मंदिर है। तब क्योंकि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उनका मानना था कि भारत में जो भी सोना चांदी खजाना मिलता है वो सभी मंदिरों से ही मिलता है। इसीलिए उनको ये फील हुआ कि भाई यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सोना वोना होएगा और कुछ ऐसी चीज़ होएगी जो अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए उन्होंने वहाँ के जंगलों की सफाई करवाई और इसी के बीच में ही कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर के साम्राज्य का एक मानचित्र को तैयार भी किया और हम्पी के अवशेषों की खोज करी। जब वो सफाई हुई तो पता चला कि भाई यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही नहीं, एक पूरा का पूरा साम्राज्य बसा हुआ था। तभी विजयनगर सामने आया। इसी के साथ साथ उसने कॉलिन मैकेंजी ने विरूपाक्ष मंदिर की भी खोज करी, पंपा देवी मंदिर की भी खोज करी। साथ के साथ उन मंदिरों के पुजारियों की जानकारियाँ भी हासिल करी। उन मंदिरों के जो पुजारी थे उनसे जानकारी हासिल करी। साथ के साथ जानकारी हासिल करने के बाद कानूनी रीति रिवाजों की भी जानकारी है। इसके साथ साथ ये बताया हुआ है कि भाई जो कॉलिन मैकेंजी था उसने भारत में उस साइड के लोगों की जो संस्कृति है, उनके रीति रिवाज हैं, उनके कानून हैं, उनकी भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करी। अगर आपको मंदिरों को समझना है तो आपको रीति रिवाजों को समझना पड़ेगा। इसीलिए कॉलिन मैकेंजी वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी टाइम तक जुड़े रहे, वहाँ के पुजारियों के साथ जुड़े रहे। उन्होंने उन पुजारियों से मंदिर के बारे में, कानून के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, ईश्वर के बारे में नॉलेज हासिल करी। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे ये पूछा जाता है कि भाई विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से यात्री आए। सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे कि चलो इसके बारे में मैं एक शॉर्ट बना के आपको जानकारी दे दूंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ये तो कर ही सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो या किस चैप्टर के ऊपर चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।